नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी उसके खारिज हो जाने पर उन्होंने राहत की सांस ली है और उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसे उन्होंने राज्य की संपत्ति लेकर फरार हो गए वैसा प्रोजेक्शन उनका किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। सोरेन परिवार पर पूरी तरह से जो आरोप लगे वे बेबुनियाद थे, उनका बहुमूल्य कीमती समय भी बर्बाद किया गया। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनका कीमती वक्त जाया नहीं किया जाता तो जनता के बहुत सारे काम हो गए होते। उन्होंने कहा कि न्यायालय सर्वोपरि है, यह वह स्थान है जहां अंधकार नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेवजह काम करने वाले लोग को दबाने का प्रयास करते हैं। कोर्ट का फैसला सबके सामने है। तो आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर, उनकी जमानत को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी जमानत को निरस्त किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद फिलहाल हेमंत सोरेन राहत की सांस ले रहे हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। बीजेपी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पोर्टिको में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर हेमंत सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष की नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे हेमंत सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, राज्य की जनता को ये लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन झारखंड की जनता इन्हें समझ चुकी है, इनके झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वे लोगों से अपील करते हैं कि बीजेपी की साजिश से सावधान रहें। के विषय में उनकी कोई चिंता नहीं है। राज्य के सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं और ये विधानसभा चल रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या हो सकती है। आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। एससी ओबीसी के आरक्षण को पूरी तरह से चौकीदार की बहाली में या रेंजर की बहाली में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जो लोग संविधान की कॉपियां लेके आरक्षण और संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे, आज उनकी सरकार आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ पर जो विषय आने चाहिए सरकार की तरफ से, माननीय न्यायालय ने सारे विषयों को कहा है सरकार को करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लिपापोती करने के लिए और अपने साक्ष्यों को छिपाने में लगी हुई है। कल हम लोगों ने कई एक प्रूफ के साथ बताया कि किस तरह से और डेमोग्राफी जो चेंजेज हो रहे हैं उसमें जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। एससी का सर्टिफिकेट बना करके जो अनाबादी जमीन है उसका रजिस्ट्री करा करके उसका जो है खाता खुलवा करके उसको बसाया जा रहा है। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में मंगलवार तड़के ट्रेन नंबर 12810 मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, वहीं 18 यात्री घायल हो गए हैं। कुल घायलों में 5 लोगों को हल्की चोटें आई हैं और उनका घटनास्थल पर ही उनके इलाज का प्रावधान किया गया। इसके बाद हम आपको बताएं कि रेल हादसे में प्रभावित अन्य यात्रियों को बस, रिजर्व एम्बुलेंस और विशेष ट्रेन की मदद से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन ले जाया गया। वहीं सरायकेला के पुलिस अधीक्षक, डीआईजी कोल्हान और डिविजनल कमिश्नर सुबह से ही वहां पर कैंप कर राहत कार्य में लगे हुए हैं। वहीं 18 घायलों को चक्रधरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की स्थिति गंभीर है। चक्रधरपुर रेल हादसे के बाद झारखंड सरकार एक्शन मोड में आ गई है। स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने अन्य विधायकों और मंत्रियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया। इस बीच रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मदद देने का ऐलान किया है। वहीं झारखंड सरकार ने 2 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अब इस ट्रेन हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने चक्रधरपुर रेल हादसे को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब किसी दिन बिना ट्रेन हादसे से गुजरता है तो लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले बजट में कवच को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन इस बार के बजट में इसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया है।
वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस तरह से ट्रेन का पटरी से उतरना शर्मनाक है। रेल हादसों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रेल मंत्री प्रचार में व्यस्त हैं। दुर्भाग्य से रेल मंत्री कोई जवाबदेही भी नहीं ले रहे हैं। वे संसद में कोई और चर्चा होने भी नहीं देते हैं। झारखंड के पूर्व नगर विकास मंत्री सह जनता मजदूर संघ के नेता बच्चा सिंह का निधन हो गया। धनबाद के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बच्चा सिंह पूर्व विधायक झरिया सूरजदेव सिंह के भाई थे और बाबूलाल मरांडी की सरकार में नगर विकास मंत्री बनाए गए थे। हाल के कुछ दिनों में वह बीमार चल रहे थे। अब इधर कुछ दिन पहले ही उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, जिसके इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया था। दिल्ली से लौटकर वह धनबाद आ गए थे। केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रावास में जो घटना हुई उसकी जांच करने के लिए डीआईजी पाकुड़ पहुंचे। इस दौरान डीआईजी आदिवासी छात्रावास में पहुंचकर उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में तफसील से जानकारी ली। उनके साथ इस मुलाकात के वक्त वहां के एसपी प्रभात कुमार भी मौजूद थे। वहीं डीआईजी ने बताया कि पूरी घटना की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल थाना प्रभारी एक एएसआई सहित घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं देवघर के रिखिया थाना अंतर्गत स्थित नवोदय विद्यालय में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। घटना को लेकर छात्रा के पिता विमलेश ने कहा कि उन्हें जैसे ही पता चला कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, वह भागे भागे दुमका से देवघर पहुंचे। उनकी बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और वह पढ़ने में काफी अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने आत्महत्या की। यह उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। उन्होंने नवोदय स्कूल के प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल में पिछले कई महीनों से राजनीति हो रही थी, इसलिए उनकी बच्ची थोड़ी परेशान थी। उन्होंने बताया कि स्कूल के लाइब्रेरी टीचर और फिजिक्स टीचर आए दिन बच्चों पर बेवजह का शासन करते हैं, जिस वजह से कई बच्चे परेशान हैं। उनकी बच्ची ने भी इसकी शिकायत की थी। कभी इधर पिछले 2 महीने या गर्मी छुट्टी में 60 दिन घर रह के गया है। यही 1 जुलाई से खुला है स्कूल। बहुत दिन से भी स्कूल में नहीं था बच्चा। लगातार 60 दिन पूरा अप्रैल मई नहीं मई जून पूरा मई जून घर में रह के गया है दोनों भाई। तो आज आपका क्या और दूसरा चीज है कि ये घटना यदि 10 से 12 के बीच में हुआ, सुसाइड ही किया, सुसाइड नोट का ही बात हम मानते हैं। हो सकता है 1% के लिए बच्चा है, यदि हम मान लिया जैसा लोग कहते हैं, हम तो नहीं मानते इस चीज को। उससे लिखवाया गया है। यदि राइटिंग भी मैच करेगा, लिखवाया गया उसको डरा के। वहां जानते हैं जैसे जेल में भी कैदी नहीं डरता है, लेकिन थाना में हाजत में डरता है कैदी पुलिस से। उस तरह से डरा के रखा जाता है बच्चे को। बहुत सारे मैटर में बच्चे स्वतंत्र भी हैं, लेकिन बहुत सारे मैटर में बच्चों को वहां डरा के रखा जाता है। बेरमो के सीसीएल बीएंड क्षेत्र अंतर्गत खासमहल माइंस में मैनेजमेंट द्वारा लोकल सेल को बंद करने के खिलाफ संगठित असंगठित मजदूर संघर्ष मोर्चा ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया है। आपको बता दें कि मैनेजमेंट के लोकल सेल बंद करने की नीति को खत्म करने और सेल को बरकरार रखने की मांग को लेकर यह चक्का जाम किया गया है। मीडिया से बात करते हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ता ने कहा कि यहां पर सबसे बड़ी समस्या गरीबों और ट्रक मालिकों का घर परिवार कैसे चले, इसके ऊपर विचार करने का है। पिछले 40 सालों से खासमहल में लोकल सेल चलता आ रहा है। लोकल सेल में सीसीएल के द्वारा बिडिंग की जाती है। बिडिंग कर ओपन मार्केट में भेजा जाता है, जिसमें सेल से जुड़े हुए विभिन्न माध्यमों से कई हजार गरीब परिवारों का घर चलता आ रहा है। रोजी रोजगार चलने से यहाँ के लोग किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं इस लोकल सेल के बंद करने की कूटनीति अपनाई जा रही है। पिछले 6 महीनों से वे लोग मैनेजमेंट से वार्तालाप करते आए हैं। एक दिन मैनेजमेंट की तरफ से आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए उनकी मांग है कि लोकल सेल को बंद करने की नीति को खत्म करें। माइंस का 40% कोयला लोकल सेल को दिया जाए, ताकि लोकल सेल से जुड़े जो गरीब परिवार हैं उनका घर चल सके। मुद्दा मेन मोटिव क्या है? देखिए, मेन मोटिव तो 2 दिन रोटी के लिए है। जो गरीब परिवार को 2 दिन की रोटी कैसे मिले, गाड़ी ओनर को अपना घर का खर्च कैसे चले, सबसे बड़ा समस्या है।
आए दिन हमेशा मैनेजमेंट की तरफ से आश्वासन पर आश्वासन मिलते जा रहा है, लेकिन हम लोग बाध्य होकर मैनेजमेंट को वार्तालाप पिछले 6 महीने 3 महीने से हम लोग करते आ रहे हैं। पिछले 5 दिन पहले भी हम लोग बैठे हैं, लेकिन उनका कोई सही रुख नहीं लगा, इसलिए हम लोग जन आंदोलन में बैठे हैं। और ये आंदोलन गरीबों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, शोषित वंचितों का आंदोलन है। एक तरफ राज्य सरकार हमारी बोलती है कि 75% नियोजन नीति। और अब रुक करेंगे बिहार के खबरों की तरफ, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में 225 या 230 सीट से जीतने का दावा किसी ने नहीं किया, लेकिन वे साफ कह रहे हैं कि 2/3 से ज्यादा सीटों में 2025 में बीजेपी जीत हासिल करेगी। वहीं दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर कहा कि राहुल गांधी को अभी बहुत कुछ सीखना है, उनको भारत के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर हादसे मामले पर भी कहा कि कोई भी घटना हो जाती है तो उसे राजनीति से जोड़ दिया जाता है, घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग में बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इसके बाद देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भी छात्र संगठन प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मांग थी कि जिस तरह से दिल्ली में घटना घटी है, इसके बाद सुरक्षा के मानक और कड़ाई से तय किया जाए और पटना और कोटा इन तमाम जगहों पर कोचिंग संस्थानों में यह सुरक्षा के मानक लागू किए जाए। इसके साथ ही जो दोषी हैं दिल्ली की घटना के, उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। लोग सबसे पहली मांग ये है कि राव के कोचिंग जो संस्थान के निदेशक हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, छात्रों को कोचिंग संस्थान मुआवजा दे। तीसरा, हम लोग मांग कर रहे हैं कि जहां जहां ये सुरक्षा इंतजाम नहीं है उन कोचिंग संस्थानों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद किया जाए और पूरे छात्रों के रिहायशी इलाके में और कोचिंग संस्थानों में जाँच की जाए कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ पर है और कहाँ नहीं है। आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं इस मांग को लेकर के। जो दिल्ली में घटना हुई है उसके खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार इसमें जवाबदेही ले, इसमें राज्यपाल जवाबदेही ले। दिल्ली में बेसमेंट में 3 छात्रों की अचानक से जो फ्लडिंग हुई, जल जमाव के कारण बेसमेंट में अचानक से पानी आ गया और 5 मिनट के भीतर करीब 40 से 50 लोग वहां पर फंस चुके थे। उसी में अभी 3 छात्रों की मौतों की खबर है, लेकिन कई लोग मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। बिहार आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया है, अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है। आरक्षण के बढ़े हुए दायरे पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई होने के बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा और सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। आरक्षण के विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश नहीं दिया है, हाईकोर्ट के आदेश को ही लागू रखा गया है। विपक्षी नेता आरक्षण के विषय पर राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी नेता जान रहे हैं कि आरक्षण के विषय पर जो नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने काम किया है, जनता उसके लिए उन्हें धन्यवाद दे रही है, मगर विपक्ष इस विषय पर खुद भी फायदा लेने के लिए राजनीति कर रहा है। नीतीश कुमार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के साथ ही इसको संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को पहले ही वे पत्र लिख चुके हैं। और हम लोग आज भी आशान्वित हैं और विपक्ष कैसे मैंने खोखले मानसिकता से करता है वो भी बात आप लोगों के सामने है। वहीं मोतिहारी के सुगौली नगर परिषद के सरगम सिनेमा रोड में ओम प्रकाश बर्नवाल के घर बीती रात 2 बजे के करीब 7 लोगों ने डकैती का प्रयास किया है। परिजनों द्वारा विरोध करने पर डकैतों ने परिवार वालों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें ओम प्रकाश बर्नवाल समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के एक सदस्य ने हालांकि हमलावर को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई। पुलिस पकड़े गए अभियुक्त के बारे में जानकारी ले रही है और उसके अन्य साथियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। मम्मी ने आई तो मैंने जब हम लोग तो रूम में सोए थे, उससे पहले की बात है, जब मम्मी ने दरवाज़ा खोली ना बाहर टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए, तो कुछ लोग अंदर आ चुके थे। वो लोग अपना हमला कर रहे होंगे। तब तक मम्मी का सामने मम्मी आवाज़ दी, जोर से चिल्लाने लगी। तब तक हम और मेरी दीदी दोनों निकले बाहर देखने के लिए क्या हुआ। तो जैसे हम लोग दरवाज़ा खोले तो सबको ऐसे भागने लगा, ठीक है।
और मेरे भाई को चाकू लगा, वो ऑलरेडी मेरे मम्मी पापा को चाकू मार चुका था। और मेरे भाई को ज़्यादा मारा लोग क्योंकि वो पकड़ा था उनको, मम्मी पापा को जब मार रहे थे ना तो उसको उनको बचाने के लिए पकड़ रहा था उन लोग को, तो उन लोग को भाई मेरा चाकू मारा, वो लोग मेरे भाई को चाकू मार दिए। ऋषुराज, घर का नाम लखन कुमार। श्रावणी मेला में आने को तो अनेक तरह के कांवड़िया आते हैं, लेकिन सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने निकलते हैं। इसी क्रम में पटना जिला के कुमरार के एक कांवरिया मनीष कुमार, जो दोनों पैर एवं हाथ से दिव्यांग होते हुए भी मन में बाबा भोले पर आस्था और विश्वास के साथ बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा धाम को जा रहे हैं। दिव्यांग मनीष ने बताया कि मन में उन्हें ऐसा लगा कि बाबा भोले उसे बुला रहे हैं, इसलिए वह सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने सीएम साय को प्रदेश के जरूरतमंदों को पक्का मकान दिलाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया और नक्सली हमले में शहीदों के परिजनों और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के लिए भी पीएम आवास की मांग को सहानुभूति पूर्वक सुनते हुए इस पे पूरा करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर नहीं बनने दिया जो गरीबों के लिए बनाया जाना था। केंद्र ने पैसा भेजा, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का हिस्सा जारी ही नहीं किया, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ और इसे वापस भेज दिया गया। उन्होंने हजारों गरीबों को घर से वंचित रखने का पाप किया है। विधानसभा घेराव प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छीना झपटी के आरोप में दर्ज एफआईआर के मामले में महापौर ढेबर ने रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा वाटर कैनन और लाठियां सहित अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण उन्हें बीच बचाव के लिए आना पड़ा और उन्हें भी चोटें आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शन के दौरान 25,000 लोग मौजूद थे, या तो उन सभी पर एफआईआर किया जाए या उनके ऊपर लगाए गए झूठे एफआईआर को शून्य किया जाए। उन्होंने आगे बात करते हुए आत्महत्या की धमकी भी दे डाली और कहा कि वह बीजेपी के राजनीतिक वैमनस्य के कारण उठाए गए इस कदम से व्यथित हैं और पिछले 3-4 दिनों से सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में इस मसले का फायदा उठाने का भी आरोप लगाया। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही से हो रही मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। जहां एक परिवार इलाज के लिए महिला मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया, अस्पताल में हंगामा किया। दरअसल अंबिकापुर के रहने वाले एक परिवार ने बीते दिन इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों ने इलाज करने के साथ मरीज को भर्ती करने की भी बात कही, लेकिन डॉक्टर ने कहा दवा और इंजेक्शन दिया गया है, घर पर ले जा सकते हैं। परिजन फिर उसे घर लेकर चले गए। दूसरे दिन तबीयत खराब होने पर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां फिर डॉक्टर ने इलाज करने के बाद घर ले जाने की बात कही। जब परिजन घर लेकर मरीज को पहुंचे तो उसके कुछ देर बाद उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। इसके बाद आनन फानन में मरीज को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। राजनांदगांव जिले के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को तोड़कर चोरी के प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि राजनांदगांव के ग्राम सोमनी में लगे बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में एक अज्ञात व्यक्ति चोरी की नीयत से शटर का ताला तोड़कर एटीएम के अंदर घुसकर चोरी का प्रयास कर रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल सोमनी पुलिस मौके पर पहुंची और एटीएम शटर का ताला टूटा देखकर शटर बाहर से ही बंद कर दिया गया, जिससे आरोपी भागने में असफल रहा और मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताया कि आरोपी अपना नाम स्वप्निल मंगर निवासी सालई बता रहा है। इस मामले में राजनांदगांव सीएसपी पुष्पेंद्र नायक ने बताया कि आरोपी बैल दौड़ में करीबन 2 लाख रुपए हार गया था, जिससे परेशान होकर पैसा कमाने की मंशा से उसने एटीएम से पैसा चोरी करने की ठानी।
और अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।